तो मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है। यह कहकर उसने अपनी गन अजय के सामने कर दी और जैसे ही उसने फायर किया उससे पहले अजय ने झील में छलांग लगा दी, पर उससे पहले उसकी पीठ पर गोली लग गई और वह झील में गिर गया। राजीव ने नीचे देखा तो उसे कुछ नहीं दिखाई दिया। छोटू, मैं तुम्हें एक लंबी छुट्टी पर भेजना चाहता हूँ। इतना कहकर उसने छोटू को भी गोली मारकर उसी गहरी झील में फेंक दिया। पार्ट 3 होटल हॉन्टेड। अजय को कंधे पर किसी का हाथ महसूस होते ही वह सहमकर पीछे हट गया। अजय को अंधेरे में किसी का साया दिखाई दिया, जिसे देखकर उसका गला सूख गया। कौन हो तुम? देखो चले जाओ नहीं तो मैं। बोलते हुए वह जमीन पर कुछ ढूंढने लगा, लेकिन तभी उसके कान में आवाज़ पड़ी, साहब मैं हूँ। जिसे सुनकर उसने अपनी सामने की तरफ देखा तो रघु खड़ा था, जिसे देखकर उसे कुछ राहत महसूस हुई। तू यहाँ क्या कर रहा है रघु? अजय ने उसका चेहरा साफ करते हुए कहा, साहब आपने यहाँ जब आने का फैसला किया था तभी से मुझे आपकी चिंता हो रही थी, इसलिए मैं यहाँ आ गया। पर तू कब आया और तुझे कैसे पता कि मैं यहाँ हूँ? अजय ने अपनी आशंका जताते हुए कहा, साहब मैं तो बहुत देर से आया हुआ हूँ। आपको ढूंढते ढूंढते जंगल के आखिरी कोने तक पहुँच गया था। फिर जब आप नहीं मिले तो मैं वापस आते हुए आपके चिल्लाने की आवाज़ सुनी। एक पल के लिए तो मैं डर ही गया था कि कहीं कोई अनहोनी न हो जाए, और मैं यहाँ पहुँच गया। रघु तुमने सही कहा था कि यहाँ कुछ है जिसे मैं महसूस कर सकता हूँ, सुन सकता हूँ, पर देख नहीं सकता। जब से यहाँ आया हूँ तब से बहुत सी अजीब घटनाएं हुई हैं मेरे साथ। मैंने तो आपसे पहले ही कहा था कि यहाँ कोई बुरी शक्ति है जो नहीं चाहती कि हम यहाँ काम करें, लेकिन आपने मेरी बात नहीं मानी और यहाँ आप आ गए। आपने यहाँ आकर ठीक नहीं किया साहब, क्योंकि यहाँ से निकलना बहुत ही मुश्किल है। रघु ने इस बात को इस तरह कहा कि एक पल के लिए अजय डर गया। लेकिन जब तुम्हें पता है कि यहाँ से निकलना इतना मुश्किल है, फिर भी तुम यहाँ क्यों आए हो? क्योंकि मैं एक बार मौत से लड़ चुका हूँ साहब। एक आदमी को 2 बार मौत नहीं आ सकती। यह बात उसने इतनी रहस्यमय तरीके से हंसते हुए कहा, जिसे सुनकर अजय उसे देखता ही रह गया। चलिए साहब मेरे साथ चलिए, मुझे वहाँ पर कुछ मिला है जिसे हम राजीव सर को दिखाने के लिए सबूत के तौर पर ले जाएंगे, फिर हम वहाँ से निकल कर जाएंगे। इतना कहकर रघु ने जंगल की तरफ इशारा किया। अजय ने अंधेरे में देखा तो उसके दिमाग में वह सब कुछ आ गया जो उसके थोड़ी देर पहले हुआ था, जिसे याद करके उसकी रूह कांप गई। उसे लगा कि वहाँ पर वापस से जाना ठीक रहेगा, पर राजीव सर को सबूत के तौर पर कुछ तो दिखाने के लिए चाहिए, जिससे वह यह काम रुकवा सके और बाकी मजदूरों की जान बचाई जाए। क्या हुआ साहब, क्या सोच रहे हो? रघु ने पूछा। मैं सोच रहा हूँ कि राजीव सर को फ़ोन करके यहाँ पर जो हुआ है वह बता दूँ। रघु कुछ बोलने वाला था कि उससे पहले अजय ने अपना फ़ोन निकाला और फ़ोन देखा। उसे देखने पर पता चला कि फ़ोन में सिग्नल नहीं है। ओह सेट, सिग्नल ही नहीं है। साहब आप राजीव साहब को यहाँ से निकलने के बाद सब कुछ बता देना। पहले तो आप सबूत ले चलिए और वहाँ शायद आपको सिग्नल भी मिल जाए। अजय को यह बात अजीब लगी कि यहाँ पर सिग्नल नहीं मिल रहा तो अंदर कैसे मिलेगा, और रघु बार बार जंगल की तरफ जाने को क्यों कह रहा है। अजय को जंगल में जाने के लिए डर लग रहा था, क्योंकि वह बहुत मुश्किल से बच पाया था। फिर भी वह मजदूरों की जान बचाने के लिए वहाँ पर जाने के लिए तैयार हो गया। दोनों जंगल की तरफ बढ़ने लगे। अजय के आगे चल रहा था, पता नहीं क्यों, पर आज अजय को रघु का बर्ताव कुछ अजीब सा लग रहा था। दोनों जंगल में चलते रहे। दोनों के बीच कुछ देर तक कुछ भी बातचीत नहीं हुई। आखिरकार अजय ने पूछा, और कितनी दूर है? पर रघु ने कुछ जवाब नहीं दिया। अजय कुछ बोलने वाला था कि तभी उसका फ़ोन बजा। वह चौंके बिना नहीं रह सका, क्योंकि इतने घने जंगल में सिग्नल कैसे मिल सकता है? मैंने कहा था ना साहब, यहाँ सिग्नल मिल जाएगा। रघु ने आगे की तरफ आते हुए अजय से कहा। अजय बस उसे देखता ही रह गया। रघु की पीठ अजय की तरफ थी। वह सोच रहा था कि रघु आज इतना अजीब बर्ताव क्यों कर रहा है। तभी रघु बोला, आप फ़ोन उठा लीजिए साहब, पता नहीं कि वापस सिग्नल ना मिले। अजय ने रघु की तरफ देखते हुए अपनी जेब से फ़ोन निकाला। उसने फ़ोन की स्क्रीन पर देखा तो राजीव सर का नाम फ्लैश हो रहा था। उसने जल्दी से फ़ोन उठाया। हेलो राजीव सर, यहाँ बहुत बड़ी गड़बड़ हुई है। मज़दूरों की यह बात सही थी, यहाँ कोई है जो अजय इतना ही बोल पाया था कि तभी यहाँ कोई और नहीं, सिर्फ मैं हूँ मैं। सामने से भारी खौफनाक आवाज़ आई, जिसे सुनकर अजय का कलेजा मुंह तक आ गया। यह आवाज़ सुनकर ऐसा लग रहा था कि जैसे यह आवाज़ उसे करीब से आ रही। सिग्नल नहीं मिल रहा था ना, इतना बोलकर वह ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा, जिसे सुनकर अजय को इतना समझ में आ गया कि यहाँ से निकलना इतना आसान नहीं है। मैंने तुझसे कहा था ना कि तू मेरी मर्जी के बिना नहीं निकल पाएगा। यह सुनकर वह कुछ सोच नहीं सका। तभी पीछे से एक पाइप उसके पीठ से आर पार हो गया।
अचानक हुए ऐसे जानलेवा वार से उसके शरीर का संतुलन बिगड़ गया और वह नीचे गिर गया। वह दर्द के मारे जोर जोर से चीख रहा था। उसका फ़ोन उसके हाथ से छूटकर नीचे गिर गया और वह उसके कान के पास जा गिरा। अरे मैं एक बात बताना तो भूल ही गया, अपने पीछे मुड़कर तो देखो। यह सुनकर अजय पीछे मुड़ा तो देखकर दंग रह गया। वह डर के मारे ज़मीन से घसीटते हुए पीछे हटने लगा। उसके हाथ पैर कांपने लगे। पीछे रघु एक पाइप लेकर खड़ा था। तभी आसमान में काले बादलों के कारण एक जोरदार बिजली चमकी और रघु का चेहरा उस रोशनी में नजर आया। रघु की आंखें एकदम सफ़ेद थीं और उसमें लाल नसें उपसी हुई थीं, जैसे आँखों से खून उतर आया हो। वह गुस्से में था। उसके कपड़े खून से लथपथ थे। उसके शरीर पर जगह जगह घाव थे। उसके मुंह का बहुत बुरा हाल था। उसके नाखून बढ़े हुए थे और वह काले पड़ गए थे। अजय नज़ारा देखकर भागने की कोशिश करने लगा और वह भाग पाता उससे पहले ही रघु ने उस पाइप को इतनी जोर से अजय के पैर पर मारा कि उसके पैर से आर पार होते हुए जमीन तक घुस गया। अजय एक बार फिर से जोर से चिल्लाया और दर्द के मारे छटपटा कर उसे लगा कि उसकी आंखों से आंसू निकल जाए। आसमान में अब काले बादल छाने लगे थे। हवाई फान आसमान में अब काले बादल छाने लगे थे। हवा तूफान का रूप लेने लगी थी और वह तेजी से बहने लगी थी। आसमान में जोरदार बिजली कड़कने लगी और तेज बारिश शुरू हुई। अरे साहब, आपको दर्द तो नहीं हुआ? अरे हाँ, मैं एक बात तो बताना ही भूल गया कि मेरी मौत तो कब का हो चुकी है, जब मैं आपको ढूंढने यहाँ आया था। इतना कहकर रघु ने अजय के पैर पर नाखून गाड़ दिए और जोर से खींचकर उसके पैर की चमड़ी चीर डाली। अजय बेबस होकर दर्द के मारे चिल्लाने के सिवा और कुछ न कर सका। फिर उसने अजय के पैर से वही पाइप निकाला और अपनी पूरी ताकत से उसके पैर पर एक जोरदार वार किया, जिसके कारण उसकी पैर की हड्डियां चकनाचूर हो गईं। अजय दर्द के कारण कराहने लगा। अब उससे दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा था, जैसे वह थोड़ी देर में बेहोश हो जाएगा। आसमान से गिरती बारिश की वजह से चारों तरफ उसका खून फैला हुआ था, जैसे वह खून का तालाब बन गया हो। यह मेरी जगह, यह मेरा राज है। इस जगह की हर एक चीज़ पर मेरा कब्जा है, इसलिए तो इतनी आसानी से यहाँ से नहीं निकल सकता। इतना बोलकर उसने अपने हाथ के नाखून से अजय का मुंह नोच डाला। अजय के मुंह से बहुत खून बह रहा था। उसकी कुछ बूंदें उसकी आंखों में जा गिरी। अब अजय को लगने लगा था कि उसका अंत करीब है और वह जल्द ही मर जाएगा, क्योंकि यहाँ से निकलना अब नामुमकिन है। यह सोचकर उसने अपना चेहरा ज़मीन पर रख दिया और आसमान में देखने लगा। आज आसमान किसी शेर की तरह दहाड़ रहा था और बारिश बहुत तेज थी। रघु उसे तड़पता देखकर जोर जोर से हंस रहा था। हे भगवान, मेरी मदद करो, कोई मेरी मदद करो। इतना बोलकर उसने अपना चेहरा दाएं तरफ कर लिया। उससे ज़मीन में आधा गड़ा हुआ कुछ लॉकेट सा दिखाई दिया। उसके हाथ कुछ अजीब सी चीज़ गिरी हुई थी। तभी आसमान में एक जोरदार बिजली कड़की और वह चीज़ चमकने लगी। रघु ने अजय की तरफ देखा तो वह अपना हाथ उस चीज़ की तरफ बढ़ा रहा था। उस चीज़ को देखकर रघु बहुत डर गया। नहीं, फिर से नहीं, इतना बोलकर वह गुस्से के मारे दहाड़ता हुआ अजय की तरफ भागा। इधर अजय के हाथ में वह चीज़ आ गई और दोनों चीज़ के मिलने से उसके हाथ से एक तेज रोशनी निकली। वह रोशनी इतनी तेज थी कि जिसके कारण उसकी आंखें बंद हो गई। उसने वह चीज़ उठाकर रघु की तरफ फेंकी। अजय को हाथ में लग रहा था कि जैसे उसके हाथ में कोई तेज हथियार हो। इधर वह जाकर सीधे रघु की छाती में घुस गया। नहीं, दर्द के मारे जोर से चिल्लाया और उसके शरीर के छोटे छोटे टुकड़े होकर ज़मीन पर गिरने लगे, जिसे देखकर अजय चौंक गया और वह धीरे धीरे खड़े होने की कोशिश करने लगा। उसके शरीर के हर एक हिस्से में बहुत दर्द हो रहा था। उसका एक पैर काम नहीं कर रहा था। वह लंगड़ाता हुआ दौड़ने लगा। कुछ देर दौड़ने के बाद वह जंगल से निकलकर एक सड़क पर आ गया। वह सड़क सीधे राजीव के घर की तरफ जाती थी। अब अजय को पता चल गया था कि वह उस जगह से निकलने में कामयाब रहा। उसने उस रास्ते पर धीरे धीरे दौड़ना शुरू किया। इस तरफ राजीव अपने घर के हॉल में सोफे पर बैठा हुआ था। अजय और मजदूरों की कई बातों के बारे में सोच रहा था। उसने अपना ध्यान खिड़की की तरफ किया तो उसे बाहर तेज बारिश गिरती हुई दिखाई दी। उसने विस्की लेकर एक गिलास भरा कि तभी उसके दरवाजे पर दस्तक हुई। छोटू ने जाकर दरवाज़ा खोला और जैसे ही उसने सामने एक नज़ारा देखा, वह डर के मारे जोर जोर से चिल्लाया। उसकी चीख सुनकर राजीव के हाथ से गिलास गिर गया और उसने पूछा, क्या हुआ छोटू, क्यों चिल्ला रहे हो? यह सुनकर छोटू दरवाजे से हट गया। छोटू के हटते ही उसने सामने एक नज़ारा देखा तो वह भी दंग रह गया। उसके सामने अजय लहूलुहान हालत में खड़ा था। उसके कपड़े पूरे खून से सने हुए थे।
उसका बहुत बुरा हाल था। अजय गिरने वाला था कि तभी छोटू और राजीव ने उसे पकड़ लिया और सोफे पर लाकर लिटा दिया। अजय, क्या हुआ? यह सब कैसे? तुम्हारी हालत कैसी हुई है? राजीव ने एक साथ बहुत सारे सवाल पूछ लिए, पर अजय बस आंख बंद करके लेटा रहा। छोटू, जल्दी जाकर फर्स्ट एड का बॉक्स लेकर आओ। छोटू दौड़कर उस कमरे में गया और बॉक्स लेकर वापस आ गया। राजीव अजय के घाव साफ करने लगा। तुम्हें जल्द ही अस्पताल ले जाना होगा। इतना बोलकर वह एक ड्रॉवर के पास पहुंच गया और अपनी कार की चाबी निकालने लगा। मजदूरों का कहना सही था। तभी पीछे से अजय की आवाज़ आई और वह पीछे मुड़कर अजय को देखने लगा। क्या क्या कह रहे हो तुम? राजीव ने चौंकते हुए पूछा। हाँ साहब, मजदूर सही कह रहे थे। वहाँ पर बहुत बुरी आत्मा है। अगर वहाँ पर होटल बना तो बहुत लोगों की जानें जाएंगी, इसलिए हमें वहाँ काम बंद करना पड़ेगा। कल सुबह हम सबको सब कुछ सच सच बता देंगे। मेरी हालत भी उसी के कारण हुई है। इतना बोलकर वह खड़ा हो गया। देखो अजय, तुम नहीं जानते हो कि यह काम मेरे लिए कितना ज़रूरी है। मेरे लिए यह करोड़ों रुपए का सवाल है। इतना बोलकर राजीव ने एक गन निकाल कर अजय की तरफ फायर किया। फायर करते वह गोली अजय के कंधे को छूकर निकल गई। अजय ने तुरंत पास में पड़ी दारू की बोतल उठाई और राजीव की तरफ फेंकी। यह बोतल उसके सर में जा लगी, जिसके कारण राजीव के हाथ से गन गिर गई। राजीव अपने सर को पकड़कर बैठ गया। उसके सर में से खून निकल रहा था। अजय छोटू को धक्का देकर वहां से भाग गया। राजीव ने अपने आप को संभाला और देखा तो अजय वहां नहीं था। कहाँ गया वो? वह जोर से चिल्लाया। यह सुनकर छोटू ने कहा, साहब वह तो भाग गए। तो मेरा मुंह क्यों देख रहे हो? जल्दी चलो मेरे साथ। अगर उसने सब कुछ बता दिया तो सब बिगड़ जाएगा। इतना बोलकर छोटू और राजीव अजय को पकड़ने के लिए निकल पड़े। इस तरफ अजय भागता जा रहा था। उसके पैर की हड्डी टूटने की वजह से वह ठीक तरीके से दौड़ नहीं सकता था। तभी उसके पीछे से गोली की आवाज़ आई। उसने पीछे मुड़कर देखा तो राजीव और छोटू उसके पीछे भागते हुए आ रहे थे। वह जंगल में तेजी से भागने लगा। राजीव पीछे से गोलियां चलाता हुआ उसके पीछे आ रहा था। तभी अचानक अजय दौड़ते दौड़ते रुक गया। उसने सामने देखा तो बहुत गहरी झील थी। तभी राजीव दौड़ते दौड़ते उसके पास पहुंच गया। देखो अजय, बेवकूफ़ मत बनो। अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है। हम दोनों मिलकर यह सुलझा सकते हैं। मुझे यकीन नहीं होता सर, आप कुछ पैसों के लिए इतने सारे लोगों की जान खतरे में डाल सकते हैं। मुझे तो लगता है कि आपको पहले से ही सब कुछ पता था कि उस जगह पर कुछ है, फिर भी आप इस जगह होटल बनाने के लिए तैयार हो गए क्योंकि आपको पैसों का लालच है। तो तुम नहीं मानोगे? नहीं सर, मैं सबको सच सच बता दूंगा। तो मेरे पास कोई और रास्ता भी नहीं है। यह कहकर उसने अपनी गन अजय के सामने कर दी और जैसे ही उसने फायर किया, उससे पहले अजय ने झील में छलांग लगा दी, पर उससे पहले उसकी पीठ में गोली लगी और वह झील में गिर गया। राजीव ने नीचे देखा तो उसे कुछ नहीं दिखाई दिया। छोटू, मैं तुम्हें भी एक लंबी छुट्टी पर भेजना चाहता हूँ। इतना कहकर उसने छोटू को भी गोली मारकर उस गहरी झील में डाल दिया। टू बी कंटिन्यूड सून, वेट फॉर पार्ट 4।